नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हमारे पहले टॉपिक है द लिम्फेटिक सिस्टम, और दूसरा हमारा है इंडोक्राइन सिस्टम, और तीसरा हमारा है हार्ट। यानी ये तीनों जो टॉपिक है, अगर एग्जामिनेशन के व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया करते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ईयर का पेपर होता है उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और भी जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनसे भी क्वेश्चंस आया करते हैं। लेकिन हमारा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो भी बहुत ही मेन है, तो इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो आई होप आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, और मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है द लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो ये क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाते हैं, वेस्टफुल सब्सटेंस, जिसका कि कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो उन सभी सब्सटेंस को कहाँ पे रहेंगे? तो हमारे टिश्यू में रहते हैं। तो उन सभी टिश्यू जो सब्सटेंस हैं उनको टिश्यू से ब्लड सर्कुलेशन में लाना किसका काम है? तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। यानी ये क्या है? बहुत सारे टिश्यू और ऑर्गन्स का नेटवर्क है, और जो कि क्या चीज़ में हेल्प करता है? तो इन सभी टॉक्सिक और अनवांटेड सब्सटेंसेज को रिमूव करने में। ठीक है, एक तरह का ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। ठीक है, और एक्सक्रीटरी जो सिस्टम था उसका भी काम था कि जो भी एक्सक्रीटा है उसे रिमूव करना। उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम का भी यही एक तरह से रोल है कि जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, टॉक्सिन्स है, उन्हें टिश्यू से सर्कुलेशन में ले जाना। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ये भी है कि ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है किसका? तो वाइट ब्लड सेल्स का, जिसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो जो WBC है वो लिम्फ नोड में बन गई। ठीक है, लिम्फ नोड में हमारा WBC है, तो उसको जो है ये बोन तक पहुंचाती है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को कहाँ पहुंचाती है? लिम्फ नोड से बोन तक। ठीक है, लिम्फ नोड से बोन तक पहुंचा दी। अब इसका काम कंप्लीट। ठीक है, इसके और भी फंक्शन होते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो इसके 3 से 4 मेन फंक्शन है, जिसमें पहला है कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, फिल्टर करता है। अगर बैक्टीरिया और जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, यानी फेगोसाइटोसिस का भी काम है इसका, यानी बाहरी जो भी पार्टिकल है उससे ये निगल जाता है, इनगल्फ कर जाता है। तो ये हमारे बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है? यानी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय कर दे रहा है जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं। उसके बाद है कि ये इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचा ही दिया। अब है कि जो भी एक्सेस फ्लूइड है हमारे टिश्यू में जमा हो रहे हैं, उन्हें ये ड्रेन करता है। ठीक है, कहाँ पे? तो सर्कुलेशन में। ठीक है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है तो उनमें ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, उनमें भेज देता है, ड्रेन कर देता है। इट कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यूज़ टू ब्लड। यानी ये क्या करता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे टिश्यूज़ से ब्लड में ले जाता है। यानी जो एक्सेस फ्लूइड हैं उन्हें तो टिश्यू से ब्लड में ले गया सर्कुलेशन में, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें भी टिश्यू से ब्लड में ले जाने का काम करता है। उसके बाद जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो ऐसे साइट हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, 4 फंक्शन हो गए अभी तक। और अगर लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे, और ये हमारे इम्यूनिटी को क्या करेंगे? बूस्ट करेंगे। यानी कि ये एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक, तो यही मेनली फंक्शन है कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, फिल्टर करेगा, और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचाएगा। ठीक है, अच्छा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी। अब हमारा नेक्स्ट है कि लिम्फेटिक सिस्टम बना किससे होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेजल्स, जिसमें हमारे लिम्फेटिक कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेजल्स आते हैं। फिर है लिम्फेटिक फ्लूइड, जिसमें हमारे लिम्फ आते हैं। लिम्फ ऑर्गन्स आते हैं, तो लिम्फ ऑर्गन्स में क्या क्या आएंगे? तो लिम्फ ऑर्गन्स में स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, ये सब। फिर लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, जिसमें पेयर्स, पैचेज वगैरह होते हैं, टॉन्सिल होते हैं। फिर लिम्फ नोड भी होते हैं। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लिम्फ होता क्या है। तो लिम्फ क्या है? पानी की तरह होता है, एकदम वाटरी है, कलरलेस फ्लूइड है,
बना किससे होता है, तो ब्लड प्लाज्मा से और लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी ब्लड प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स इसमें होता है प्रेजेंट। ये एक तरह का कलरलेस वाटरी फ्लूइड है, पानी की तरह होता है, कोई कलर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें ब्लड प्लाज्मा तो है, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट्स प्लेटलेट्स नहीं होंगे। ये याद रखिए कि ब्लड प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स हैं लेकिन प्लेटलेट्स नहीं हैं। ये कैसे नेचर का होता है, तो अल्कालाइन नेचर का होता है, ठीक है, अल्कालाइन इन रिएक्शन। और ये क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट कंटेन करता है। कभी आप इसलिए ध्यान में देखिए, ये जो फ्लूइड है लिम्फ, उसको देखिएगा तो थोड़ा सा ऑयली रहता है एकदम, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट रहते हैं। लिम्फ जो है ब्लड प्लाज्मा कंटेन तो करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का ये जो है वो कंटेनिंग नहीं करता है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो है हमारे लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, उनको ट्रांसपोर्ट करना। प्लाज्मा प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ना कि ये कंटेन करेगा, ठीक। और एक काम है कि ये WBC भी कंटेन करता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स को भी कंटेन करेगा। अब आगे क्या है, लिम्फ वेजल्स, तो जिसमें हमारे क्या क्या हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं और लार्ज लिम्फ वेजल्स हैं। तो ये क्या करती हैं, नेटवर्क फॉर्म करती हैं, ठीक है, सारे ऑर्गन, सारे पार्ट्स में, टिश्यूज वगैरह में। अब हम देखते हैं लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड अगर ध्यान दें तो हमारे बॉडी में लगभग 600 के आसपास लिम्फ नोड प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो सेम यानी राजमा के आकार के होते हैं, यानी ओवल और बीन शेप्ड ऑर्गन है। इसका लेंथ देखें तो 1 to 25 mm होता है, 1 से 25 mm इसका लेंथ होता है। और ये हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, जिसमें ऊपर से शुरू करें तो हमारे गर्दन यानी नेक में, फिर एक्जिला यानी ब्रेस्ट के एक्जिला में, फिर एब्डोमेन में, फिर थॉरिक्स में और ग्रोइन रीजन में। अब अगर हम लोग आगे देखें तो लिम्फ नोड्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो लिम्फ नोड के फंक्शन में देखें तो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करना, फिर ये जो भी सॉलिड पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल हुए, जैसे में बैक्टीरिया हो गया, उन्हें ये फ़िल्टर करता है, फिल्ट्रेशन का काम किया। और फिर आपके ये प्लाज्मा प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमारा ग्लोब्यूलिन है। लिम्फ नोड का काम है ग्लोब्यूलिन नामक प्लाज्मा प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं लिम्फेटिक डक्ट में। तो हमारे बॉडी में लगभग 2 लिम्फेटिक डक्ट है, जिसमें थोरेसिक डक्ट जो है सबसे लार्जर लिम्फेटिक डक्ट है, और दूसरा डक्ट है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। उसके बाद लिम्फ ऑर्गन्स के बारे में देखें तो पहला स्प्लीन है, जो कि सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक टिश्यू है। ये कैसा होता है, तो डार्क पर्पल कलर का होता है और बहुत ज़्यादा ही वस्कुलराइज्ड है, हाईली वस्कुलर ऑर्गन है। ये हमारे लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है। इसका वेट लगभग 200 ग्राम होते हैं, और इसकी अगर लेंथ देखें तो 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक है। लेंथ 12 सेंटीमीटर, 200 ग्राम वेट होता है। लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये लोकेट होता है, ठीक है। अगर इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन है कि ये स्टोर करता है ब्लड को, फेगोसाइटोसिस यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल है उन्हें इनगल्फ कर जाएगा, निगल जाएगा, जिससे ये इन्फेक्शन से बचाएगा हमारे बॉडी को। फिर है कि लिम्फोसाइट्स का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये एक अच्छा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, यानी इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, इसका फंक्शन। फिर है कि RBC डिस्ट्रॉय होता है, यानी इसे खून का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन में ही, वो है हमारा थाइमस ग्लैंड, जिसे हम लोग बाइलोब्ड ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 लोब होते हैं। और ये हमारे मेडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। मेडियास्टिनम क्या है, तो ये एरिया है किसके बीच का, तो दोनों लंग्स के बीच का, ठीक है। तो दोनों लंग्स के बीच, हमारे फेफड़े के बीच का जो स्पेस है, जो एरिया है, वो मेडियास्टिनम है। तो मेडियास्टिनम में हमारा थाइमस ग्लैंड होता है और स्टर्नम के पीछे होता है। और इसका वेट देखें अगर थाइमस ग्लैंड का, तो 10 से 15 ग्राम होता है। जब छोटे में जब जन्म लिया रहता है बच्चा, तो उस टाइम में 10 से 15 ग्राम उसका वेट होता है थाइमस का। और जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है बच्चे का, वैसे वैसे ये श्रिंक करते जाता है और डिक्रीज करते जाता है साइज। तो ये ऐसा इसलिए होता है। और देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इम्यूनिटी कम होती जाती है। जैसे बुढ़ापा आता है तो इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, क्योंकि हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या होता है कि डिजेपियर हो जाता है, क्योंकि इसका साइज छोटा होते होते ये डिजेपियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम है T लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करना। तो अगर ये नहीं रहेगा तो लिम्फोसाइट्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगा।
ठीक है। अब हमारा है बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या है, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी टिश्यू हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारे हैं रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रोडक्शन होते हैं, और येलो बोन मैरो जो है वो बस फैट को स्टोर करता है। अब हम लोग लिम्फॉइड टिश्यू को देखें तो इसमें हमारा टॉन्सिल आता है और पियर्स पैचेज आते हैं। तो टॉन्सिल क्या है, तो वो हमारे मुंह में, माउथ में होता है, बकल कैविटी में, और ये थ्रोट के पास होता है, यानी फेरेंस के पास होता है। और पियर्स पैचेज जो हैं वो हमारे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना। और अगर माल्ट देखें, MALT, ये क्या है, एक तरह का लिम्फॉइड टिश्यू है, जिसका फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड टिश्यू है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं कि माल्ट का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है। तो MALT यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो मेनली यही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का छोटा सा जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखें, बेसिक सा नॉलेज तो ये है। अगर इसके बारे में और भी डिटेल में लिखना चाहते हैं अच्छे से, तो आप और भी PPT या फिर बुक आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और नॉलेज होगा और आप और अच्छा लिख पाएंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इतना ही, कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो ये नेटवर्क है टिश्यू और ऑर्गन का, जो कि टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी से। मेन फंक्शन है कि WBC को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, तो लिम्फ नोड से बोन में। और फिर इसके फंक्शन आपको लिखने होंगे, फिर किससे बना होता है। तो इसमें लिम्फ वेजल्स होते हैं, फिर लिम्फेटिक फ्लूइड होते हैं, लिम्फ ऑर्गन, लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू जो भी हैं, फिर लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वेजल क्या होते हैं, फिर लिम्फ नोड, और फिर इसमें स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए। इन सब का अगर फंक्शन याद हो तो वो लिख दीजिए, जो कि प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा द रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, श्वसन तंत्र। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बना होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, यानी ऐसे ऑर्गन्स जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, यानी जो भी गैसेज हैं वो एक्सचेंज होते हैं किसके किसके बीच, तो जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, CO2 होते हैं और गैसेज होते हैं। तो ये सारे गैसेज, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 जाते हैं, क्योंकि जो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है वो इनसॉल्युबल होता है, यानी हमारे बॉडी में जितना जाता है उतना ही बाहर भी चला जाता है। ठीक है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो ऑक्सीजन और CO2 का जो भी काम है वो होगा हमारे बॉडी में, और एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है कि CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन का जो भी काम है वो हमारे बॉडी में होता है। तो यह एक प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेज का, वो भी हमारे बॉडी टिश्यू और इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, अब हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन सप्लाई होते हैं, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, यानी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन का फंक्शन देखें तो उसमें है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, यानी ऑक्सीजन को कहाँ पे, टिश्यू तक पहुंचाते हैं, और CO2 को हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं। और देखिए तो ये अमोनिया नामक एक वोलाटाइल सब्सटेंस को भी बॉडी से बाहर निकालता है। फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होगा, क्योंकि वाटर हमारे जो नाक से जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो आप लोग देखिएगा थोड़ा मॉइस्चर निकलता है, यानी कि वेपर के फॉर्म में वाटर भी हमारे बॉडी से बाहर जाता है, इनसेंसिबल लॉस होता है। तो इससे लॉस ऑफ हीट होगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, वाटर बैलेंस होगा, क्योंकि वाटर के फॉर्म में वो वेपर बाहर जा रहा है नाक से। और फिर हमारे ब्लड का pH भी मेंटेन होता है इस तरह से। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस भी मेंटेन करना काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये भी काम है कि वॉइस प्रोडक्शन करना, यानी कि लैरिंग्स होता है जिससे कि वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, तो साउंड प्रोड्यूस करना। अगर अब हम लोग देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट किससे हुआ है, बना किससे है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मेनली कंसिस्ट होता है नज़ल कैविटी से, यानी नोज़ से, और नोज़ में 2 नॉस्ट्रिल होते हैं जिसे नेजल सेप्टम डिवाइड करती है। फेरिंस होता है जिसे थ्रोट भी कह सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट है लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है।
फिर हमारा आता है ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं। फिर हमारा है ब्रोंकाई, जो कि ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। फिर ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स जो है एक टर्मिनल पॉइंट आता है उसका, जहाँ पे एल्वियोली फॉर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर में आपका नेजल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया तक आ जाएगा। तो और फिर लोअर में आपका ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली आ जाएंगे। ठीक है, और फिर कंडक्टिव पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे भी होते हैं। कंडक्टिव में क्या है, जो कि बस एयर को, जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं, उन गैसेज को लाने का काम कर रही है, लेकिन जो एक्सचेंज में इन्वॉल्व है वो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है। तो कंडक्टिव में नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स हो गए। ब्रोंकियोल्स के भी 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियोल्स। तो जो सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स हैं वहाँ तक कंडक्टिव पाथवे है, लेकिन जो हमारा टर्शियरी ब्रोंकियोल्स हैं और हमारे एल्वियोली है, वो हमारे रेस्पिरेशन का एक्सचेंज का काम करती है। ठीक है, यानी वो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आप लोग को एक एक करके नेजल कैविटी क्या है, तो इसमें देखिए राइट और लेफ़्ट 2 पोर्शन होते हैं, जिसे नेजल सेप्टम डिवाइड करती है। हम लोग देखते हैं नाक में 2 होल होता है, बीच में हमारा नेजल सेप्टम जो है डिवाइड करती है उसे। और फिर अब हम लोग आगे देखें तो इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का काम होता है कि मॉइस्चर को मेंटेन करना, ह्यूमिडिफिकेशन करना, और फिर जो भी एयर में जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल है, डस्ट है, तो उसको क्या करना, रोकना, वहीं तक फिल्टर करना। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल के एंट्री को प्रिवेंट करना। फिर फेरिंग्स अगर हम लोग देखें तो फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें नेजोफेरिंग्स होता है जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, और ओरोफेरिंग्स वो भी रेस्पिरेशन और में इन्वॉल्व होता है, डाइजेशन में भी। लैरिंगोफेरिंग्स है, तो ये सभी पार्ट जो है फेरिंग्स, जहाँ पे माउथ हमारा जो है, जो नेजल सेप्टम है, ठीक है, नेजल हुआ, उसके बाद नोज में जो नेजल सेप्टम है हमारा, उसके आगे फिर फेरिंग्स आता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो नेजल कैविटी है उससे नीचे फेरिंग्स आ रहा है। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स के नीचे हमारा क्या होता है, जहाँ फेरिंग्स का एंड हो रहा है। ठीक है, और ट्रैकिया का स्टार्ट हो रहा है, यानी फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में लैरिंग्स होता है, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें तो हमारा आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या, एक तरह का सिलिंड्रिकल ट्यूब है, जिसका लेंथ अगर देखें तो लगभग 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। और ये जो है हमारा ट्रैकिया, वो लगभग 16 से 20 सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज से बना होता है। तो 16 से 20 जो है इनकम्प्लीट कार्टिलेजेज होते हैं, ये आप याद रखिए। और ये जो 5th इंटरकोस्टल हमारा वर्टिब्री है, ठीक है, आप ध्यान देंगे कि हमारा जो 5th थोरेसिक वर्टिब्री है, वहाँ पे हमारा ये जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। तो एक पॉइंट है हमारा 5th थोरेसिक वर्टिब्री, जहाँ पे हमारा क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। और इसका जो हम लोग देखें तो जो ट्रैकिया है उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें तो ब्रोंकाई के बारे में क्या लिखिएगा कि ब्रोंकाई जो है वो ट्रैकिया ही आगे चल के ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। और ब्रोंकाई में 2 होते हैं, लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई। तो जो राइट ब्रोंकस है वो थोड़ा सा थिक होता है और शॉर्टर होता है, छोटा और मोटा होता है। ठीक है, और ब्रोंकाई जो होते हैं वो कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेजेस से बने होते हैं। अब आगे हम लोग ब्रोंकियोल्स देखें तो ब्रोंकियोल्स क्या है, ये जो ब्रोंकस हैं, ब्रोंकाई हैं, वही आगे चल के डिवाइड हो जाती है ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकाई का ही जो फाइनेस्ट यानी पतले पतले जो ब्रांच होते हैं वो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकियोल्स किसी भी कार्टिलेज से नहीं बने होते हैं, कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। ठीक है, यानी हर चीज़ की लाइनिंग होती है, तो इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ट्रैकिया में सिलिएटेड एपिथेलियम है। अभी हम लोग एल्वियोली देखें तो ये फाइनल टर्मिनेशन ऑफ ईच ब्रोंकाई, यानी जो ब्रोंकाई है वही आगे चल के जो उनका एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे ये ख़त्म होती है ब्रोंकाई, वहाँ पे एल्वियोली फॉर्म होता है, यानी एयर सेक है, छोटा छोटा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। यानी यहीं पे हमारा जो डीऑक्सीनेटेड जो भी गैसेज होते हैं, ब्लड होते हैं, वो क्या होते हैं कि ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाता है, यानी एक्सचेंज हो जाता है गैस का।
ठीक। तो अब हम लोग देखें तो लंग्स क्या है, तो लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है सबसे प्रिंसिपल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है हमारे चेस्ट कैविटी में दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो चेस्ट कैविटी है, छाती है, उसमें दोनों साइड ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और इसे डिवाइड करने के लिए हमारा हार्ट है, जो कि दोनों लंग्स के बीच में मेडियास्टिनम है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे हार्ट लोकेट होते हैं, जो कि दोनों लंग्स को डिवाइड करते हैं। ठीक। अगर हम लोग लंग्स का शेप देखें तो इसका शेप होता है कॉनिकल, और इसका जो ऊपर का पार्ट है उसे हम लोग एपेक्स कहते हैं, जो कि हमारे ब्यूटी बोन, जिसे कॉलर बोन भी कह सकते हैं और क्लेविकल भी कह सकते हैं। तो क्लेविकल से थोड़ा ऊपर तक रहती है। ठीक है, और जो बेस है हमारे लंग का वो डायफ्राम होती है, DIAPHRAGM, डायफ्राम। ठीक है, तो लंग्स के बारे में लिख दीजिएगा कि ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, चेस्ट के दोनों साइड में होती है, हार्ट इसे सेपरेट करती है, कॉनिकल शेप का होता है, इसका जो एपेक्स होता है वो ऊपर होता है, बेस जो है वो नीचे डायफ्राम के पास होता है। और इसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फीसर होते हैं एक तरह के। ठीक है, लोब्स जो है राइट लंग में वो 3 होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 होते हैं। प्लूरा होते हैं, जो कि कवरिंग होते हैं। सीरस मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि लंग्स को कवर किए रहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। 2 तरह के होते हैं, पैराइटल और विसरल लेयर होते हैं प्लूरा के। तो इतना आप लिख दीजिएगा। फिर ब्लड सप्लाई जो भी है लंग्स में वो कहाँ से होती हैं, तो पुलमनरी आर्टरी से, पुलमनरी वेन से, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन से। अगर हम लोग मैकेनिज्म देखिए रेस्पिरेशन का, तो इसमें हमारे हैं 2, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपीरेशन एक तरह का पैसिव प्रोसेस है। यानी एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत है, पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो हमारा जो रिब्स है, ठीक है, और स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी ऐसे अपवर्ड मूवमेंट होगा। और फिर क्या होता है कि हमारा जो लंग्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। इसीलिए जो भी हवा है, जो भी एयर है, वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। लंग्स में हवा एंटर किया, एयर आया, तो डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, इतना इसमें चेंज हो गया। इंस्पिरेशन के टाइम ये मैकेनिज्म है। एक्सपीरेशन में जस्ट अपोजिट होगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो हमारे इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा, रिब्स और स्टर्नम भी नीचे की तरफ होंगे, यानी अपवर्ड मूवमेंट ना करके डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मेनली। और लंग्स का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो यहाँ से हमारे लंग्स से बाहर में, यानी जो भी CO2 है, जो भी हमारे एयर हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो और जो मेनली रेट देखिए रेस्पिरेशन का, तो कहीं आपको किसी बुक में 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होगा, तो कहीं पे आपको मिलेगा कि 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा जो आपको प्रीफर्ड हो, जो सही लगे। और जो ये ब्रीदिंग का रेट होता है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखें तो रेगुलेशन क्या है, यानी रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता। नर्वस कंट्रोल होता है, यानी कि हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो कंट्रोल करता है। और केमिकल कंट्रोल में देखें तो CO2 बढ़ेगा तो वो स्टिमुलेट कर देगा रेस्पिरेटरी सेंटर को। ठीक है, अब हम लोग कुछ डिजीज़ के बारे में देखें। इसमें कुछ वॉल्यूम वगैरह भी होता है, लेकिन अभी बेसिक सी चीज़ें इतना जानिए। ठीक है, उसके लिए एक और वीडियो सेपरेट बना देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ डिजीज़ हैं जिसमें एपनिया, हाइपरपीनिया, डिस्पीनिया, पॉलीपीनिया और फिर टैकीपीनिया होते हैं। तो मेनली टैकीपीनिया और फिर ब्रेडीपीनिया याद रखिए, यानी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा तो टैकीपीनिया और कम हो जाएगा तो ब्रेडीपीनिया। और फिर एपनिया, यानी कि इसमें मतलब ब्रीदिंग होता ही नहीं है, रुक जाता है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में मेनली अभी हम लोग जानेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो हार्ट और ब्लड वेजल से कंसिस्ट होते हैं, बने होते हैं। मेनली इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, यानी ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट करती है रेस्पिरेटरी गैसेज को, न्यूट्रिएंट्स को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वहाँ तक ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेज को। ब्लड एक मीडियम है, एक रास्ता है जिसके थ्रू सारे सब्सटेंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जैसे टेम्पो हो गया, बस हो गया, कार हो गया, बाइक वगैरह हो गया, साइकिल हो गए, तो ये सब क्या है, एक तरह का मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, आते जाते हैं, किसी सामान को भेजते हैं, लाते हैं। तो वैसा ही ब्लड भी एक तरह का मीडियम है।
तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, हार्ट पे। तो हार्ट क्या है? ये एक तरह का वाइटल ऑर्गन है और फिर इसका जो शेप है वो कॉनिकल होता है और ये हॉलो होता है। ठीक है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, कॉनिकल शेप का होता है और ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। इसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी पार्ट्स तक। फिर अब हम लोग देखें तो ये हमारे थॉरिक्स में लाई करता है, वो भी कहाँ पे? तो लंग्स के बीच। ठीक है, मेडियास्टिनम वाले स्पेस में, स्टर्नम के पीछे, यानी स्टर्नम के पीछे मेडियास्टिनम के बीच में हमारे थॉरिक्स में। ठीक है, यानी दोनों लंग्स के बीच में मेडियास्टिनम है और मेडियास्टिनम में क्या है? हमारा जो हार्ट है वो स्थित होता है। ठीक है, अब देखिए तो हार्ट का जो बेस होता है वो ऊपर होता है और एपेक्स जो है वो नीचे होता है। और अगर हार्ट का पोजीशन देखें तो ये थॉरिक्स में होता है, लंग्स के बीच में होता है और स्टर्नम के पीछे होता है। 2/3 जो हार्ट का हिस्सा है वो लेफ़्ट साइड में होता है और जो बचे हुए भाग हैं वो राइट साइड में होते हैं। ठीक है, ज़्यादा ये लेफ़्ट साइड में टिल्ट होता है, ऐसे मुड़ा रहता है। ठीक है, और जो हार्ट का अपेक्स पार्ट है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास रहता है। ठीक है, कहाँ पे लाई करेगा? तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस जो है वहाँ पे हमारा हार्ट का अपेक्स रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो अब जो हमारा हार्ट का जो बेस पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, वो सेकेंड रिब के पास होता है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास हमारा क्या होता है? वो हार्ट का अपेक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट का जो होता है आउटर कवरिंग होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम का 2 लेयर है, विसरल लेयर, पेराइटल लेयर। ठीक है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं जो कि इन दोनों लेयर्स के बीच में होते हैं, यानी विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में। अब हम लोग देखें तो मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम, जो कि कार्डियक मसल से बनी होती है। और अगर इनर लाइनिंग देखें तो वो होता है एंडोकार्डियम। ठीक है, अब हम लोग हार्ट के चैम्बर्स देखें तो हार्ट मेनली 4 चैम्बर्स से बना होता है। 2 चैम्बर्स होते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ़्ट साइड के 2 चैम्बर्स होते हैं वो हैं लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में जो कि सेप्टा के द्वारा डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, 2 सेप्टा होती है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल्स का जो चैम्बर है उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम डिवाइड करेगी और इंटर आर्ट्रियल जो सेप्टम है, जो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो है वो हमारे एट्रियम के जो चैम्बर हैं उसे डिवाइड करती हैं। ठीक है, अब हमारे हार्ट में कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं और लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल में माइट्रल वाल्व यानी बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो हैं। और अगर हम लोग हार्ट का शेप तो कॉनिकल होता है, अगर इसका साइज़ देखें तो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। अगर हम लोग एक मुट्ठी बांध लें तो हमारे फिस्ट के आकार का, ठीक है, मुट्ठी बांध लें तो उसके आकार का हमारा हार्ट होता है। अगर हम लोग ब्लड वेजल्स देखें हार्ट का तो राइट एट्रियम जो है वहाँ पे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से इम्प्योर ब्लड आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो हार्ट में कहाँ से आया? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से। फिर क्या होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में सारे जो भी ब्लड है डीऑक्सीनेटेड वो आते हैं। फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा पुल्मोनरी आर्टरी अराइज होता है जो कि लंग्स में जाता है। ठीक है, तो जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो कहाँ जाते हैं? लंग्स में जाते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है उनका। ठीक है, यानी फिल्ट्रेशन होगा वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, वो भी किसके थ्रू? पुल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, 4 पुल्मोनरी वेन होते हैं जो कि रिसीव करते हैं लेफ़्ट एट्रियम में। तो हम लोग देखें तो पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन एक तरह का एक्सेप्शनल है केस यहाँ पे, जो कि पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा और पुल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया ब्लड में, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ पुल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है और सबसे पहले लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में हमारा क्या होता है कि ऑर्टा वहाँ से अराइज होता है जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी की, जो कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को डिलीवर कर देती हैं। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई देखिए अगर हार्ट का तो कोरोनरी आर्टरी होती हैं, यानी लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है,
अब हम देखें तो वेनस ब्लड ऑफ हार्ट इज कलेक्टेड बाय कोरोनरी साइनस, यानी कि जितने भी वेनस ब्लड होते हैं वो सब कोरोनरी साइनस के द्वारा कलेक्ट हो जाते हैं राइट एट्रियम में अपने आप ही। यानी कि हमारा जो हार्ट है वहाँ पे भी तो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड का यूज हो गया, लेकिन जो वेनस ब्लड है, जितने भी वेन में जो ब्लड हैं डीऑक्सीनेटेड हैं, वो सभी कोरोनरी साइनस में अपने आप ही ड्रेन, कोरोनरी साइनस के द्वारा राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग नर्व सप्लाई देखें हार्ट के लिए तो सिंपैथेटिक नर्व और वेगस नर्व होती है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब हम लोग देखें तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड तो आप लोग जानते ही हैं कि आर्टरी जो है प्योर ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ले जाती हैं, कैरी करती हैं। ठीक है, आर्टरी का काम है प्योर ब्लड को हमारे हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाना। और जो भी इम्प्योर ब्लड हैं तो वहाँ क्या करती हैं कि वेन्स जो होती हैं, जिसे हिंदी में सीरा कहते हैं, वेन जो है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को हार्ट में। ठीक है, कैपिलरीज जो हैं वो एकदम पतले पतले कहें तो नेटवर्क एक तरह का, जो कि स्मॉल आर्टरीज और स्मॉलर वेन्स को कनेक्ट करती हैं, यानी कि ये क्या बनाती है, कनेक्शन बनाती हैं हमारे वेजल्स में। तो ये जो हमारी कैपिलरीज हैं वो एक तरह का क्या है, मिनट चैनल्स, यानी पतले पतले नेटवर्क हैं, जो कि हमारे जो आर्टरीज़ की भी स्मॉलर यूनिट है वो है आर्ट्रियोल्स, और जो स्मॉलर वेन्स होते हैं, यानी वेन से जो पतली पतली और भी वेन्स निकलती हैं उसे वेन्यूल्स कहते हैं। स्मॉलर वेन जो है वेन्यूल्स हैं। यानी कि ये जो कैपिलरीज हैं वो इंटर कनेक्शन यानी कनेक्शन बनाती है हमारे आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो आर्टरी और वेन जो है वो 3 लेयर से बने होते हैं। जो सबसे आउटर लेयर होता है उसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, और जो मिडिल है उसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और जो इनर है उसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, और ऑर्टा जो है वो हमारे बॉडी की मेन आर्टरी है। ठीक है, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से राइज होती है, और ये सबसे जो थिक वॉल होता है हमारे चारों चैम्बर में वो लेफ़्ट वेंट्रिकल का होता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ही पंप करना रहता है। ऑर्टा से भी कुछ निकले रहते हैं और उसके पार्ट्स, तो उसमें असेंडिंग ऑर्टा, आर्क ऑफ ऑर्टा, डिसेंडिंग ऑर्टा, तो उतना डिटेल अभी पढ़ना तो है, लेकिन अभी इस जितने हैं वीडियो उन सब में मैं अभी बेसिक सा नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, और भी इंटरनल अगर पढ़ना होगा मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो अगर अब हम लोग देखें कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, पुलमनरी सर्कुलेशन होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन होता है। हार्ट का फंक्शन देखें तो वो जितने डीऑक्सीनेटेड ब्लड हैं वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में जाती है। तो ये जो भी प्रोसेस है आप थोड़ा सा लिख सकते हैं फंक्शन में, कि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अपने में लेना, फिर उसे लंग्स तक पहुंचाना, फिर उसे फ़िल्टर करवा के फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो कार्डियक साइकिल का जो एक बीट का जो टाइमिंग होता है, यानी एक बार जो बीट किया हमारा हार्ट, तो उसके लिए जो कार्डियक साइकिल जो बनता है वो 0.8 सेकेंड टाइमिंग लेता है उसके लिए। ठीक है, और 2 इवेंट्स होते हैं, 2 फेज होते हैं, जिसमें हमारा सिस्टोल और डायस्टोल होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉन एज सिस्टोल एंड अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इज़ नॉन एज डायस्टोल। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो कुछ कंडक्टिव सिस्टम होते हैं, यानी कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं हार्ट के, जिसमें हमारे एसे नोड, एवी नोड आते हैं, बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजी फाइबर आते हैं, जो कि कंडक्टिव सिस्टम है हमारे हार्ट का। कौन कौन सा, एसे नोड, एवी नोड, जिसे हम लोग साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं, बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजी फाइबर, ये सभी क्या है, कंडक्टिव सिस्टम है। अब अगर हम लोग देखें तो कुछ डिजीज होती हैं और फिर कुछ टर्म और भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो क्या है कि एक तरह का ग्राफ है, एक तरह का रिकॉर्डिंग है, जो कि किसका है, हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिक करेंट जनरेटेड इन हार्ट, जो कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट हमारे हार्ट में जनरेट हो रहा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोग्राम होता है। ठीक है, हार्ट का साउंड जो होता है वो 2 होते हैं, लब और डब। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो लब साउंड है वो बहुत ही लंबा सुनाई देता है। ठीक है, और थोड़े कम और धीमे आवाज़ में जो होता है वो डब साउंड होता है। तो सेमिलुनार वॉल्व जो है, यानी ऑर्टिक और पुलमनरी वॉल्व जो हैं, जब क्लोज होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है,
और जो भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हैं जैसे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हैं उससे हमारे लव साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम लोग देखें कि हमारा जो कार्डिक आउटपुट कितना होता है, यानी 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड जो है वो हमारा हार्ट जो है पंप करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स जो है बीट करता है और लगभग 70 ml जो है ब्लड वो पंप करता है 1 मिनट में। तो अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लगभग 5 लीटर है कार्डिक आउटपुट। अब अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, तो उसमें ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, फिर ब्लड वेजल्स का इलास्टिसिटी और ETC। तो अब हम लोग देखें तो जो ब्लड प्रेशर है उसे नापने के लिए एक मशीन आती है जिसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अब अगर हम लोग कुछ डिजॉर्डर देखें, डिजीज़ देखें हार्ट की, तो उसमें कार्डियक फेल्यूर आता है, फिर वाल्व का स्टेनोसिस आ जाता है जिसमें नैरो हो जाता है हार्ट का वाल्व। तो इसी तरह से और भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियक एरिथमिया, एंजीना पेक्टो, इसी तरह से और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं। अगर ऐसे वीडियो रहा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर मेरी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।